Hi, this is Shirun Yasmin, and today we'll be starting off with the discussion on the topic accounting concepts and its types. So, in this segment, we'll be learning about what accounting concept means and what are its different types. So, let's proceed with the meaning of accounting concepts at first. Here, I've given out a definition for that. Let's go through the definition here. So the definition goes somewhat like this. These are the basic rules, assumptions and principles which are considered as the basis of recording of business transactions and preparing the accounts. So going through the definition, it becomes clear that accounting concepts are nothing but are just rules. Rules of what? Rules for recording the business transactions. Okay, in simple language, accounting concepts are nothing but rules for recording the business transactions. इसका मतलब है कि as we all know that all business organization चाहे trading हो या non trading हो, all business organizations tries to record its transactions. ओके तभी आफ्टर रिकॉर्डिंग ओनली तो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस को पता चलेगा कि बिजनेस कैसे कंडीशन में है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है कि नहीं. सो वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स every business organization has to make sure that the accounting concepts are followed. मतलब जो accounting concepts का जो भी rules दिया हुआ है, all the rules has to be proportionately or equally given weightage while preparing the accounts, or you can say while recording the transactions. Okay, so now let's proceed with the types of the business various accounting concepts. So let's go through it. The first type has been given as business entity concept. तो ये business entity concept है क्या? Let's find it in length. Okay, so here according to this business entity concept, a business is always different from its owner. इसका मतलब है कि अगर कोई मिस्टर एक्स सपोज, अगर कोई पर्सन सपोज मिस्टर एक्स starts any kind of business, then Mr. X account will be different from the business account. इसका मतलब है कि सपोज मिस्टर एक्स ने एक फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, एंड द फर्नीचर हैज़ बीन परचेज फॉर यूज इन होम. इसका मतलब है कि फर्नीचर मिस्टर एक्स ने ही खरीदा, बट क्या बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है? नो, बट घर में यूज़ करने के लिए खरीदा है. तो as we all have this one come to know that business entity, a business is a different entity from the owner's entity. मतलब both क्या है? सेपरेट चीज़ें है. बिजनेस सेपरेट है ओनर से, है ना. तो कोई भी इनकम या खर्चा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इज इट क्लियर? तो ये जो अभी फर्नीचर खरीदा गया है बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज मिस्टर एक्स, जिन्होंने खरीदा है, वो फर्नीचर किस चीज़ के लिए खरीदा है? होम में यूज़ करने के लिए, उनका अपने घर पे यूज़ करने के लिए खरीदा है. इसका मतलब है कि उस फर्नीचर का कोई रिलेशन नहीं है विद द रनिंग ऑफ द बिजनेस, है कि नहीं. तो सच ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट बियर दिस इन माइंड दैट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज. ठीक है, और तो फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स डज नॉट रिलेट टू, और कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे इनकम का हो या एक्सपेंडिचर का हो, इफ़ इट डजेंट रिलेट टू द बिजनेस डायरेक्टली, देन वी विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एज हियर इन दिस केस द फर्नीचर वॉज परचेज बाय मिस्टर एक्स, ओके, हु ओन्स द बिजनेस. तो उन्होंने खरीद तो लिया फर्नीचर, बट अपने घर के लिए खरीदा है. सो इसका जो भी खरीदने का जो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस. ओके, नेक्स्ट कम्स योर सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या है? लेट्स गो थ्रू इट नाउ. सो व्हेन वी से मनी मेजरमेंट, तो इससे वन थिंग बिकम्स क्लियर, दैट इज मनी वैल्यू. ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन विच हैज़ गॉट अ मनी वैल्यू, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल कम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने का मतलब है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, है ना। जैसे कि बिजनेस का कुछ एम्प्लॉयज़ था, ठीक है। सो फॉर रनिंग द बिजनेस सम सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वेर केप्ट। नाउ as a part of the remuneration, salary has to be paid or not to the employees. Yes. So while giving the employees what, the salary, money का value आ पड़ता है कि नहीं? Salary is a financial transaction or not? Giving of salary is a financial transaction of the business, है कि नहीं? It has got some monetary value in the transaction. So such kind of transactions will be recorded in the books of the business. पर अगर suppose business ने अपने employees को motivate किया है in the form of suppose क्या बोलते हैं, in the form of giving applause to the employees, अगर business ने motivate किया है, encourage किया है, what, when the employees will be encouraged, motivated, then they will give more output to the business, है कि नहीं, वो लोग और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि business का improvement हो। but जब ये बिजनेस ने जब अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए अपलॉड किया, ताली या शाबाशी दी, तो क्या उससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। जबकि उसका लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इनकरेज्ड होंगे, ज़्यादा आउटपुट देंगे बिजनेस का इम्प्रूवमेंट के लिए, उस हिसाब से बिजनेस का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, मतलब इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली जब बिजनेस ने इंस्टेड ऑफ गिविंग कुछ टाइप का बोनस या इंसेंटिव या सैलरी इंक्रीमेंट, अगर ये सब ना दे के बस शाबाशी दिया या कुछ अच्छा प्रेजफुल वर्ड्स बोला है एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है कि नहीं? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बिजनेस ने शाबाशी दिया बट इन अ नॉन मॉनिटरी फॉर्म, है कि नहीं? सो सच काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस विल नॉट हैव इट्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो बिजनेस का जहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व होता है, देन दोज ट्रांजेक्शंस विदाउट फेल हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Okay, I hope these two concepts are clear. Now proceeding, next concept we get here is dual concept, dual aspect concept. तो basically ये dual aspect concept होता क्या है? So basically when we say dual aspect concept, that means every financial transaction of the business will have two aspects. इसका मतलब है कि जब भी एक कोई तरीके का बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस जब कोई भी एक एक्टिविटी करता है, चाहे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना क्यों ना हो, एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो हमेशा दो एस्पेक्ट्स का कंसिडर किया जाता है। एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, दैट इज एक से क्या होता है, इंक्रीज होता है बिजनेस को, बिजनेस का कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा होता है, एट द सेम टाइम बिजनेस का कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा होता है। दैट इज द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल का मतलब टू, है ना। तो हर ट्रांजेक्शन एक बिजनेस का हर ट्रांजेक्शन का टू एस्पेक्ट्स रहता है, ठीक है। एक होता है जो बिजनेस का कुछ चीज़ इंक्रीज करेगा और दूसरा होता है कि बिजनेस का कुछ चीज़ डिक्रीज करेगा। तो जहाँ पे लेट्स टेक साइड द एग्जांपल ऑफ दिस सैलरी गिविंग टू द एम्प्लॉयज़, तो उससे क्या होगा, देखो पहली बात, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, क्लियरली यह खर्चा है कि नहीं? हाँ, खर्चा है। बिजनेस क्या कर रहा है, सैलरी देते समय उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? जब सैलरी देंगे इसका मतलब है कि बिजनेस का और एक खर्चा बढ़ गया, एक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, है कि नहीं? एट द सेम टाइम जब ये सैलरी दिया जा रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, चाहे कैश हो, अगर कैश में पैसा दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो कैश बैलेंस घटेगा बिजनेस का, और अगर कैश देने के बजाय अगर बैंक बैलेंस से दे रहे हैं, मतलब चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैंक बैलेंस घटेगा। बोथ केसेस में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कैश या बैंक हो, दोनों असेट्स ही हुआ, तो असेट तो डिक्रीज हो रहा है बिजनेस का, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मतलब डुअल एस्पेक्ट का मतलब है वी जस्ट नीड टू बियर वन थिंग इन माइंड, दैट कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, कोई भी मनीटरी ट्रांजेक्शन हो, ऑब्वियसली क्योंकि मनीटरी ट्रांजेक्शन्स ही आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जब मतलब जब अकर होता है इन द बिजनेस, तो उसका हमेशा दो पहलू रहता है, टू एस्पेक्ट्स। पहला होगा जो बिजनेस का कोई चीज़ इंक्रीज करेगा और दूसरा होता है जो डिक्रीज करता है। जैसे कि सैलरी का एग्जांपल में मैंने बोला है, सैलरी देने का मतलब है क्या, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का, है कि नहीं। एट द सेम टाइम जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बिजनेस का एसेट डिक्रीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता क्या है, गोइंग कंसर्न इसका मतलब क्या है, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब है चलते रहना, ठीक है। सो व्हेन वी से गोइंग कंसेप्ट कंसर्न कंसेप्ट, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अ बिजनेस हैज गॉट अ परपिचुअल लाइफ। परपिचुअल लाइफ का मतलब है कि एट प्रेजेंट उसका कोई क्लोजर का अभी प्लान्स है नहीं। कोई भी बिजनेस, हम सबको पता है, जब भी कोई बिजनेस एक ओनर स्टार्ट करता है हमेशा ट्राई करेगा कि वो बिजनेस चलता रहे। ऐसा नहीं होता कि हाँ आज मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 2 साल के बाद बंद करने के लिए, नो। इट इज़ ऑलवेज अज्यूम्ड, इट इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टिल अ सर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली बोल सकते हो, बट नॉट इन द शॉर्ट रन इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। अगर बाद में जाके कुछ फिनेंशियल क्रंच हो पड़ता है, कुछ पैसे का दिक्कत हो पड़ता है, तंगी हो पड़ता है, तब शायद बिजनेस आगे जाके बंद हो जाए। लेकिन ओनर कभी नहीं सोचता कि ये बिजनेस आगे जाके नहीं चलेगा। हमेशा जब भी अ बिजनेस इज स्टार्टेड, इट विज ऑलवेज स्टार्टेड विद द ऑप्टिमिस्टिक व्यू दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू टू इन द लॉन्ग रन, ओके। इन द लॉन्ग रन ऑफ टाइम, कोई इंडेफिनिट टाइम के लिए पता नहीं, पर हाँ फॉर अ सर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द बिजनेस विल कंटिन्यू, अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि अ बिजनेस इज गोइंग टू हैव अ परपेचुअल लाइफ, दैट इज इट विल कीप ऑन गोइंग विदाउट क्लोजर। इतना छोटा कोई भी शॉर्ट रन में ये बंद नहीं होने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कम्स योर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता क्या है, ऑल ऑफ अस नो दैट रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस अपना खाते में जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता है, क्यों लिखते हैं, टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, है कि नहीं। बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या घाटे में जा रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इसका, कितना इनकम हुआ है इसका, सब कुछ हमें पता चलता है जब वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, है कि नहीं। अब जब रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, द ओनर्स विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, बिजनेस का कंडीशन क्या है, कितना एसेट्स है इसके हाथ में, कितना बिल्डिंग है, कितना मशीनरी है, अगर लार्ज बिजनेस हुआ तो कितना मशीनरी है, ये सब देखा जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें वो सब कैसे पता चलता है, व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें जब एक कोई भी बिजनेस बनाता है तभी उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस कैसा जा रहा है, कैसा गया है ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और बेसिकली ये जो पीरियड होता है इज कंसिडर्ड एज 1 ईयर। इसका मतलब है कि एवरी बिजनेस is normally presumed that it will make its this one, it will assess its profit and loss after the end of 1 year। मतलब एक साल तक पूरा अपना ऑपरेशंस चलाएगा, ठीक है। और एक साल के एंड में देखेंगे कि कैसा है कंडीशन बिजनेस का। तो दिस इज ओनली अबाउट द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का इसका मतलब हुआ कि इज द पीरियड for which the business thinks that at the end of which period the business will prepare its financial statement. So accounting period is nothing but the period for which any business house thinks that on as to after how much period of time the business will assets
एसेस इट्स फाइनेंशियल कंडीशन और पोजिशनल कंडीशन, ठीक है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सब आफ्टर कितना समय के बाद हर बिजनेस एसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा। सो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है दैट इज़ नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेज, दैट इज़ यू कैन से 99% बिजनेस हाउसेज का 1 साल ही होता है। नेक्स्ट कम्स योर कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है? बेसिकली while recording any kind of transactions in the books of accounts, उसका उस चीज़ को अक्वायर करने में कितना कॉस्ट हुआ था वो लेते हैं। सपोज़ जैसे कि मैंने बोला एक बिजनेस ने अपने ऑपरेशंस के लिए, सपोज़ ये इट्स अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ओके। तो अभी टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा, कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है कोई एक प्लांट। तो उस कपड़े मैन्युफैक्चर करने के लिए उन लोगों ने सपोज़ और एक मशीनरी खरीदा, ठीक है। तो अब उस मशीनरी उन लोगों ने खरीदा, सपोज़ एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा। तो सेकेंड हैंड मशीनरी का दाम था सपोज़ 70,000, ठीक है। और उस टाइम पे अगर दूसरा सोर्स से खरीदते तो उन लोग को पड़ जाता 1 लाख रुपए। मतलब है कि मार्केट प्राइस उसका 1 लाख चल रहा था। सपोज फर्स्ट हैंड का प्राइस है 1 लाख रुपए है, लेकिन बिजनेस ने आखिर में कितना में खरीदा? 70,000 खरीदा, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड, लेकिन खरीदा कितना में है? 70,000। तो ये जब हमें क्या है, ऑब्वियसली ये मशीनरी खरीदा गया है बिजनेस के लिए, तो ये तो रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स के अकाउंट्स में। तो अब जब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अकाउंट्स में, अभी हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका कौन सा दाम लिखे। मार्केट प्राइस तो इसका 1 लाख है, जबकि खरीदा है 70,000 में, तो कौन सा पैसा रखें, है कि नहीं। तो इस दिक्कत को हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड दिया गया है, दैट इज़ द कॉस्ट कंसेप्ट। बोला गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ओके, जब उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है वी नीड टू रिकॉर्ड इट एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मोस्टली जो भी एसेट्स होता है या जो भी हमारा होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू रिकॉर्ड देम एट द कॉस्ट प्राइस अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम अदर प्रिजुडाइज, ओके। अगर कोई अदरवाइज कंडीशन रहता है देन वी कैन यूज ऑफ द मेक यूज ऑफ इट। अदरवाइज मोस्टली हम लोग 95% केसेस में हमेशा वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स वेर एवर रिक्वायर्ड एट द कॉस्ट प्राइस। सपोज़ कि जो मैंने मशीनरी का बात बोला, मशीनरी कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? एट इन द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में ही एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड हुआ जाता है। तो अभी जब मैं ये मशीनरी का वैल्यू रिकॉर्ड करूँगी, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इन इट्स कॉस्ट प्राइस, ना कि इन इट्स मार्केट वैल्यू। तो हम लोग, हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या है? द प्राइस ऑफ एक्विजिशन, या एक चीज़ को लेते समय हमारा कितना खर्च पड़ गया, चाहे उसका इंस्टॉलेशन का भी खर्च अगर इन्वॉल्व है तो वो भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आखिर तो हमारे लिए वो खर्चा ही हुआ। टोटल हम लोग ने कितना खर्चा किया, एक्विजिशन प्लस उसका जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, सभी मिला के जो भी प्राइस हमें देना पड़ता है उस पर, जो मशीन हो या कोई भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो वही हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बन जाता है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस इन माइंड दैट जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है, वी ऑलवेज ट्राई टू रिकॉर्ड देम एट देयर कॉस्ट वैल्यू, ना कि मार्केट प्राइस या कोई अदर पैरामीटर्स ऑफ प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर मैचिंग कंसेप्ट। तो ये मैचिंग कंसेप्ट है क्या? सो व्हेन वी से मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कि हर इनकम को उसका खर्च के साथ हमें मैच करना है। क्योंकि देखो, all of us know that what we suppose I am a manufacturing company, I manufacture, suppose we manufacture पेन, कलम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग उस कलम को सेल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अभी हमें पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है सेल करने के बाद, है कि नहीं। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब वी विल नो कि उस इनकम को लाने के लिए, उस इनकम को रिसीव करने के लिए, उस पेन को बनाने के लिए हमारा जितना जितना खर्च पर आए, जब तक हम लोग वो असेस ना करें तो क्या हमें पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ?
ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस हाउस टू match the income that is being generated with the expense that has been this one incurred to acquire that income। इसका मतलब है कि पेन सेल करने के बाद ही हमें कुछ इनकम मिल रहा है कि नहीं, लेकिन वो इनकम हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है या लॉस में था हमें पता चलेगा क्या, until and unless we prepare the cost price? No। तो इसीलिए it becomes very important for our पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू नो कि कितना खर्च पड़ा था उस पेन को बनाने में, एक एक पेन का कितना खर्च पड़ा था, उसका मशीनरी अगर यूज़ हुआ था कितना मशीनरी में इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आएगा, बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर लेबर का चार्ज भी पड़ रहा है, लेबर का कितना गया एक एक पेन मैन्युफैक्चर करने में। फिर देखेंगे कि दूसरा एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ है। तो टोटल मिला के हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे कि एक एक कलम बनाने में हमारा सपोज 10 रुपये पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद ही हम लोग सेलिंग प्राइस रख सकते हैं कि अपना खर्च तो उठाना है उस कलम से, तो 10 रुपये तो लेना ही लेना है। उसके अलावा हमें सपोज हम लोगों ने सपोज 5 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन प्लस कॉस्ट हमारा था 10 रुपये, तो अल्टीमेटली हमारा सेलिंग प्राइस हम लोग ने रख दिया 15 रुपये। तो जब एक पेन को हम लोग 15 रुपये में बेचेंगे तो उससे हमें क्या होगा, हमें तब पता चल रहा है कि ये जो 15 रुपये हमें एक एक पेन का जो इनकम मिल रहा है उसके लिए हमारा खर्च कितना हुआ, 10 रुपये, है कि नहीं। एक पेन सेल करने में हमें 15 रुपये मिल रहा है और उस एक पेन को बनाने में हमें कितना मिला था, हमें कितना देना पड़ा, 10 रुपये खर्च पड़ा था हमारा। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 रुपये। इज इट नॉट? यस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें वी हैव टू मैच द कॉस्ट विद द रेवेन्यू, है कि नहीं। एक इनकम को मिलाने के लिए कितना खर्च हमें उठाना पड़ रहा है वो हमें मैच करना है दूसरे के साथ, तभी तो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है पता चलेगा, है कि नहीं। सो नाउ नेक्स्ट कम्स योर एक्रूअल कंसेप्ट। सो एक्रूअल कंसेप्ट होता क्या है, जस्ट एक चीज़ वी नीड टू बियर इन माइंड दैट एक्चुअल का मतलब होता है दैट द ट्रांजेक्शन्स, ऑल द ट्रांजेक्शन्स which pertains to a single individual year has to be recorded। चाहे पेड हो या रिसीव्ड हो या ना हो, स्टिल वी हैव टू रिकॉर्ड। दैट मीन्स कोई भी सपोज एम्प्लॉयज़ का सैलरी, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का सैलरी सपोज फॉर द ईयर फ्रॉम 1st January 2019 टू 31st December 2020, इसमें क्या हुआ, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना का हुआ, 12 मंथ्स। तो इसका मतलब है 1 ईयर का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। तो यहाँ हमने देखा है कि मैचिंग हमारा जो टोटल सैलरी टू एम्प्लॉयज़ दिया गया है हैज़ बीन फॉर दिस 12 मंथ सपोज, ठीक है। अभी पूरा हम लोग एट द ऑन 31st December 2020 को हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरा एक साल में हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है। और ये 2 लाख रुपए बिलोंग्स टू हाउ मेनी मंथ्स, 10 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब हो कि 10 मंथ का हमारा सैलरी 2 लाख रुपए था जो कि दिया गया है, और 2 महीने का अभी भी पेंडिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि ये सैलरी एम्प्लॉयज़ का तो 12 महीने का था देने के लिए, और उसमें से सिर्फ 10 महीने का दिया है जो कि 2 लाख रुपए हुआ। तो अब जब हम लोग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सैलरीज डालेंगे, ठीक है। तो सैलरी में हमारा कितना आया, क्या वी शुड ओनली रिकॉर्ड दिस 10 मंथ एक्सपेंडिचर गिवन एज सैलरी? नो, what we need to do, we need to include the 2 outstanding months payment also, क्योंकि आखिर में देना तो है, क्योंकि इस साल का टोटल फॉर द होल 12 मंथ्स हमारा टोटल खर्चा क्या हो रहा है, दैट वी नीड टू कंसिडर। we need to see कि pertaining to this current financial year हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है या होने वाला है, या कितना इनकम हुआ है या होने वाला है। ओके, बेसिकली
हमारा क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है दैट वी नीड टू रिकॉर्ड देम, ओके। और कैसे, कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? ऑन अ अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मतलब है कि ड्यूरिंग अ करेंट फिनेंशियल ईयर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो चाहे हम लोग ने आधा पेमेंट किया है लेकिन बाकी का हमें देना चाहिए था, जैसे 12 मंथ्स का सैलरी हमें देना ही चाहिए था, लेकिन फॉर ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, सपोज हम लोगों ने सिर्फ 10 मंथ का ही दिया है, लेकिन 2 महीना तो आखिर में आउटस्टैंडिंग रहा कि नहीं, ड्यू रहा, हम हमें देना है कि नहीं? सो वी विल कंसिडर दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑल्सो। दैट मीन्स अक्रूअल बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि जो दिया गया है ऑलरेडी दैट ओनली हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। हमें देखना चाहिए कि करेंट, मतलब इफ़ इट रिलेट्स टू द करेंट पीरियड, ठीक है, तो चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं, वी हैव टू टेक द होल अमाउंट। अंडरस्टैंडिंग? तो उसी तरह इनकम के कंडीशन में भी होगा। अगर हम लोग ने देखा है कि किसी एक डेटर, किसी एक मतलब रिसीवर से हमें पैसा मिलना था 10,000, ठीक है, लेकिन उसने हमें 5,000 दिया है, बाकी 5,000 बाकी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिसीवेबल। टोटल रिसीवेबल हमारे लिए कितना होगा? 5,000 ऑलरेडी मिल चुका है और बाकी 5,000 पेंडिंग है, तो हम लोग रिसीवेबल के कंडीशन में लिखेंगे 5 + 5 10,000, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट के अंदर just we need to this one bear one information in mind that under the dual aspect all the expenditure and income which are relating to the current financial year, whether they are paid or not or whether they are received or not, that doesn't matter. Just we need to say that if this income and expenditure pertains to the current financial year, then we have to record them anyhow, okay. And lastly, the realization concept. Here you see the realization concept को और एक उसका दूसरा नाम है revenue recognition concept. तो ये होता क्या है? Let's know about it. So according to the realization concept or the revenue recognition concept, when do we consider that a revenue has been earned? Okay, suppose you run a business, you own a grocery shop, suppose, ठीक है। so now what happened, सपोज किसी एक तुम्हारा रेगुलर कस्टमर था एंड उसने तुमसे कुछ सामान उधार में ले लिया, सपोज 500 रुपये का उसने उधार में ले लिया, ठीक है। ही हैज़ परचेज द सामान ऑन 1 मई 2020, ठीक है, और उसने बोला है कि मेरा सैलरी 10 तारीख तक आ जाएगा, 10 मई 2020, तो उस दिन मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो अब यू नीड टू सी दैट तुम्हारा सेल आखिर में हुआ क्या था, कब था। यू नीड टू बी वेरी मच पार्टिकुलर अबाउट इट। 1 तारीख को तुमने अपना सामान उस आदमी को उधार में बेच दिया, मतलब विद द कंडीशन दैट ही विल बी पेइंग द अमाउंट, द होल अमाउंट ऑफ दिस 500 ऑन 10 मई 2020। तो अब ये सेल कौन से डेट पे रिकॉर्ड होगा? तुम्हारा तो सेल हुआ है आखिर में, चाहे पैसा मिला हो या नहीं, ऑन क्रेडिट बेचा गया है या ऑन कैश बेसिस, हुआ तो है सेल। तो सेल हमें ऑलवेज वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेट व्हेन सेल इज एक्चुअली मेड. It's not necessary that whether the payment for the sale has been received or not. We need to see that saman, the goods have been delivered or not. On whichever date the goods are delivered, no, that will be considered as the your date of revenue. मतलब तुम्हारा सेल हो चुका है, सेल का मतलब ही तो तुम्हारे पास रेवेन्यू का मतलब इनकम है, तो सेल होने के बाद तभी तो सेल होगा, तभी तो इनकम आता है। सो वी नीड टू कंसीडर दिस 1 मई 2020 एज द डेट ऑफ योर रेवेन्यू, मतलब तुम्हारा उस दिन रेवेन्यू आया था, जबकि पैसा हाथ में मिला नहीं है। पैसा कब मिलेगा? 10 मई 2020 को। लेकिन तो as because you have already delivered the goods, okay, on credit on 1 May 2020, that means we can assume here in this condition that the your revenue has been your revenue is accrued on 1 May 2020. तुम्हारा इनकम हो चुका है ऑन 2020 1 मई 2020, जबकि पैसा मिला नहीं है, मतलब ऑफिशियल लिक्विड कैश मिला नहीं है,
हार्ड कैश मिला नहीं है, बट इतना खाते में तुम रिकॉर्ड करके सेल्स, मेरा सेल हुआ है 500 रुपये का ऑन विच डेट 1 May 2020, ठीक है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द डेट ऑफ रेवेन्यू as and when a sale is effected, no matter whether the sale has been made on a credit basis and the amount from the sale proceeds will be received on a later date. ये मैटर नहीं करता, बस देखा जाएगा कि इस दिन एक्चुअल में सेल हुआ है, चाहे पैसा मिला क्या नहीं वो नहीं दिखा जाता है। तो एज वी हैव सीन दैट सेल तो हो गया, सामान लेके ही चला गया वो आदमी, ऑन द यू हैव ऑलरेडी गिवन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। और इफ़ यू आर इन अ सर्विस सेक्टर, अगर तुमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज सेल्स मेड, ओके। और किस डेट पे करेंगे? ऑन द डेट व्हेन एक्चुअली द सेल इज इफेक्टेड, ना कि ऑन विच डेट द सेल प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड, ठीक है। So basically this is all about the accounting concepts and the various or different types of accounting concepts. I hope all the points were clear. Thank you.